नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। हाथरस केस जांच के लिए सीबीआई ने गांव में बनाया कैंप ऑफिस। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती से कथित गैंग रेप और मर्डर की जांच करने बुलगड़ी गांव पहुंची केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने आज यहां अपना कैंप ऑफिस बना लिया है। सीबीआई इस केस की जांच में तेजी कर दी है। देश भर में सुर्खियों में रहे इस मामले की जांच करने बुलगड़ी गांव पहुंची सीबीआई का आज तीसरा दिन है। सीबीआई ने जांच की रडार पर उन लोगों को रखा है जिनका किसी न किसी तरीके से केस से जुड़ाव है। इस बीच यूपी की योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह सीबीआई की जांच की निगरानी करे और साथ ही सरकार ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के प्रति प्रतिबद्धता भी दोहराई है। बुलगड़ी गांव में सीबीआई का कैंप ऑफिस बनाने के बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आखिर केंद्रीय जांच ब्यूरो की तफ्तीश किन किन मुद्दों पर होनी है। बताया जा रहा है कि इस केस को लेकर सूबे की पुलिस और सरकार की जो किरकिरी हुई है, सीबीआई उस खोई हुई इज्जत को वापस दिला देगी। हालांकि यह सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि सीबीआई के सूत्रों की माने तो यहां कैंप ऑफिस में इस बात को लेकर खासी चर्चा है कि इस मामले में की गई देरी ने तफ्तीश के रास्ते में रुकावटें बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से सच का पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया है। कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति समेत कई अहम फैसले हुए। जी हां, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट और यानी आर्थिक मामलों की सहमति की बैठक हुई। इस बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया को जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा से क्या सीखा, ये मूल उद्देश्य है। इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसको 6 राज्यों में वर्ल्ड बैंक की मदद से चलाया जाएगा। इनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा का नाम शामिल है। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। इसकी लागत 5,718 करोड़ है, जिसमें विश्व बैंक ने $500 मिलियन की मदद की है। बिहार इलेक्शन में एलजेपी पर सख्त हुई बीजेपी, कहा पीएम की तस्वीर उपयोग करने पर की जाएगी कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में एनडीए से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरी लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तेवर अब सख्त हो गए हैं। भाजपा के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को कहा कि लोजपा एनडीए का हिस्सा नहीं है। ऐसे में अगर कोई गैर राजग प्रत्याशी प्रधानमंत्री का नाम या उनकी तस्वीर का उपयोग करते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में लोजपा राजग का हिस्सा नहीं है। बिहार में भाजपा जदयू का गठबंधन पिछले 22 वर्षों से अटूट है। बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे 9 नेताओं के खिलाफ पार्टी की ओर से की गई कार्रवाई को जायज ठहराते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन किया है उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। जिन्हें पार्टी से निकाला गया है वे विरोध करेंगे, मगर उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बहुचर्चित बिगरू कांड के विकास दुबे से जुड़ी 200 अहम फाइलें कानपुर कलेक्ट्रेट से हुई गायब। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित बिगरू कांड के मुख्य आरोपी रहे विकास दुबे से जुड़ी फाइलें कानपुर कलेक्ट्रेट से गायब हो गई हैं। बताया जा रहा है कि ये फाइलें विकास दुबे के आर्म्स लाइसेंस से जुड़ी थीं। इससे जुड़ी करीब 200 फाइलें कानपुर कलेक्ट्रेट से गायब हुई हैं और इन फाइलों का नंबर 131 से 330 तक है। जिसके बाद कानपुर के जिलाधिकारी ने इस मामले में कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर में विभाग से जुड़े बाबू विजय राउत का भी नाम शामिल है। गौरतलब है कि इस कांड में 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। पुलिसकर्मियों की 3 जुलाई को रात घात लगाकर हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे को 10 जुलाई को एक मुठभेड़ में मारा गया था। उज्जैन से गिरफ्तार किए जाने के बाद कानपुर लाने के दौरान पुलिस वाहन पलटने से कथित तौर पर भागने के प्रयास में उसका एनकाउंटर किया गया। विकास दुबे के 5 सहयोगी भी अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए थे। एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, जनरेटर पर लगाया बैन। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते लेवल को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। कंस्ट्रक्शन और डिमोलेशन साइट पर नियमों में बदलाव के बाद अब दिल्ली सरकार ने जनरेटर सेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। मंत्री राय ने अपने ट्वीट में लिखा कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने डीजल, पेट्रोल, केरोसिन से चलने वाली सभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर सेट पर गुरुवार से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया।
सोमवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में अब कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइट पर नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब सभी बड़े छोटे साइटों पर 5 नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। बता दें कि इस बार सर्दी दस्तक से पहले ही दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। आलम यह है कि अक्टूबर के शुरुआती दिनों में दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इतना खराब हो गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में आंखों में जलन हो रही है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने से बौखलाया चीन, भारत को दी धमकी। जी हां, आपको बता दें कि चीन ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। भारत की ओर से 44 नए पुलों का उद्घाटन किए जाने से बौखलाए चीन ने कहा है कि वह लद्दाख को केंद्र शासित के रूप में मान्यता नहीं देता है और भारत ने इसे अवैध रूप से दर्जा दिया है। चीन की ओर से यह टिप्पणी अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो द्वारा दिए गए बयान के 3 दिन बाद आई है। पोम्पियो ने कहा था कि चीन ने भारत के खिलाफ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर 60,000 सैनिकों को तैनात किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजिन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बीजिंग क्षेत्र में भारत के बुनियादी ढांचे के निर्माण का विरोध करता है। वह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की लगती सीमा LAC के पास बनाए गए नए 44 पुलों से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिनका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। लीजियन ने मीडिया से कहा कि मैं सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि चीन अवैध रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है। हम सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य विवाद के उद्देश्य से बुनियादी सुविधाओं के विकास के खिलाफ हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 63,509 नए कोरोना वायरस के केस। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 72 लाख के पार पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 63,509 नए कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण के अब तक के कुल मामलों की संख्या 72,39,389 हो गई है। बीते 24 घंटों में 730 मरीजों की मौत हुई है, वहीं 74,632 मरीज ठीक हुए हैं। देश में अब तक 63,01,927 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। फिलहाल रिकवरी रेट 87.05% पर चल रहा है।